क्या भारत का युवा नौकरी के काबिल नहीं है? साल 2014 का चुनाव चल रहा था और प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से एक वादा किया गया, 25 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा। भाइयों बहनों, रोजगार आपको आपके प्रदेश में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ऐसा ही कुछ राहुल गांधी ने भी किया था जब वो 2024 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। 450 jobs in 24 hours in India. और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी कुछ इस तरह के वादे कर चुके हैं। 1 लाख सरकारी नौकरियां तैयार की जाएंगी, जहां उनका कहना है कि वो दिल्ली में लोगों को 20 लाख नौकरियां देंगे। अब जब कोई भी नेता इस तरह के वादे करता है तो उसका यही मकसद होता है कि वो बेरोजगारी को खत्म करेंगे और सरकारी नौकरियों के पदों में इजाफा करेंगे। लेकिन अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या सरकारी नौकरियां ही बेरोजगारी का एकमात्र हल है? क्या भारत की बेरोजगारी को सरकारी नौकरियों से हल किया जा सकता है? इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे इस साल का और साथ में जानेंगे कि क्यों भारत है दुनिया का सबसे बेरोजगार देश। Why is India the biggest unemployed country in the world? और क्या है इस बेरोजगारी का हल? क्या सरकारी नौकरी या फिर कुछ और? जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। एक ऐसा इंसान जिसके पास कोई भी ऐसा काम नहीं है जिससे वो धन कमा सके, उसे बेरोजगार कहा जाएगा। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की अनएम्प्लॉयड इंसान की डेफिनेशन है और इंडिया में आज की तारीख में आंकड़ों के अनुसार 20 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि इस डेफिनेशन में फिट बैठते हैं, यानी कि बेरोजगार हैं। और भारत में बेरोजगारी की दर आज तक की सबसे अधिक है और दुनिया में सबसे ज्यादा लोग भी भारत में ही हैं। इसलिए इंडिया दुनिया का सबसे अनएम्प्लॉयड देश है। The ILO says about 65% of the youth in India are jobless. 65%. लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या ऐसा हमेशा से था? साल 1947 में भारत की जनसंख्या तकरीबन 34 से 35 करोड़ लोगों के बीच थी और भारत की आय का प्रमुख स्रोत थे किसान और मजदूर। कुल मिलाकर खेती और इंडस्ट्री, बल्कि ये कहा जा सकता है कि खेती के साथ साथ लोग दूसरे काम भी कर लिया करते थे, पर पहला और प्राइमरी काम खेती ही हुआ करता था। उस समय देश बस आजाद हुआ ही था, इस कारण देश की अर्थव्यवस्था बहुत मुश्किल चल रही थी। लेकिन फिर भी उस समय बेरोजगारी दर सिर्फ 4% थी, यानी कि 34 करोड़ में से 4% लोग ऐसे थे जो बेरोजगार थे। वैसे तो ये नंबर भी कोई खास अच्छा नहीं है, क्योंकि इसका सीधा सा मतलब है कि 1 करोड़ बेरोजगार लोग, लेकिन फिर भी ये नंबर आज के यानी कि 2025 के मुकाबले काफी बेहतर था। हालांकि उस दौरान ये पूरी कोशिश की गई कि देश में बेरोजगारी न रहे। हर साल 2 से 3 करोड़ तक बढ़ने वाली जनसंख्या के साथ ये मुश्किल तो था ही, लेकिन फिर भी साल 1967 तक बेरोजगारी दर को किसी तरह से 3.5% तक लाया गया। ये वो समय था जब देश की आबादी 50 करोड़ तक पार कर चुकी थी। हालांकि इस पॉइंट के बाद अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यू फिर से बढ़ने लगा और 1992 तक बढ़ते बढ़ते ये 8% की दर पर पहुंच चुका था। लेकिन इस साल हुए रिफॉर्म्स की वजह से ये कम हुआ और साल 2000 में भी बेरोजगारी सिर्फ 4% थी, यानी कि 1947 में हमने जिस जगह से शुरू किया, सन 2000 में उसी जगह आ चुके थे। 50 सालों में इतनी बड़ी आबादी वाले देश के लिए अपनी बेरोजगारी दर को कम करते हुए बरकरार रखना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी इंडिया ने ये करके दिखाया। हालांकि सारी दिक्कतें इसी साल के बाद से शुरू हुई। साल 2000 में भारत का लिटरेसी रेट 65% था और आज की तारीख में ये 74% है। अगर आपको कहा जाए कि ये बढ़ता हुआ लिटरेसी रेट ही बढ़ती हुई बेरोजगारी का कारण है, तो ये जानकर आपको कैसा लगेगा? आइए इस क्लेम के पीछे के कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। आउटलुक बिजनेस की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में जितने भी लोग बेरोजगार हैं, उसमें से 83% युवा हैं और उन 83% युवाओं में से 65% लोग ऐसे हैं जो कि हायर लेवल एजुकेशन तक जा चुके हैं। उसमें से अधिकतर लोग वो हैं जिन्होंने MBA, MA, BTech और BEd जैसी डिग्री ले रखी है। अगर 90s और 80s के आंकड़े देखें तो नजर आता है कि हाई डिग्री लेने वाले लोग अक्सर एम्प्लॉयड होते हैं और आज के आंकड़ों में हाई डिग्री लेने वाले लोग या तो बेरोजगार हैं या फिर मिनिमम वेजेस पर जॉब कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ये जानने के लिए जरा इस हेडलाइन पर नजर डालिए। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार TCS और एसेंचर जैसी कंपनीज करोड़ों रुपए अपने एम्प्लॉयज पर इसलिए खर्च करती हैं ताकि उन्हें जरूरत के हिसाब से ट्रेन किया जा सके। आगे चलकर यही IT फर्म्स अपने एम्प्लॉयज को बहुत कम पे करती हैं, इतना कम कि उनका गुजारा तक नहीं चल पाता। लेकिन आप देख सकते हैं कि जब उन्हें पहले ही अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करने के लिए इतने एक्सपेंस उठाने पड़े, तो आखिर में इस एक्सपेंस को उनके पे आउट से कंपेंसेट किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ भी ये सवाल उठता है कि अगर कंपनीज को ट्रेनिंग के लिए इतने रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, तो 4 सालों तक चलने वाली इस तरह की डिग्री में आखिर कॉलेज वाले सिखाते क्या हैं? इस सवाल का जवाब ही पूरी क्रोनोलॉजी को साफ कर देगा। यूथ कॉलेजेस में एडमिशन लेता है ताकि हायर डिग्री एक्वायर कर सके और उसके बाद उस हाई डिग्री से एक हायर पे आउट वाली जॉब उठा सके, लेकिन इस दौरान वो किसी तरह की स्किल्स को डेवलप नहीं कर पाता और आखिर में जाकर उसे ये समझ में आता है कि जॉब के लिए डिग्री नहीं, स्किल की जरूरत थी।
तो दोस्तों, अब तक आप समझ चुके होंगे कि आज के समय की बेरोजगारी का प्राइमरी रीजन क्या है। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि क्या सिर्फ यही कारण है लोगों के बेरोजगार होने का? क्या सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है? ये नौकरियां सच में है और लोग उन्हें करना नहीं चाहते? अगर देखा जाए तो पूरी तरह से लोगों की गलती भी नहीं है और ना ही पूरी तरह से सरकार गलत है। इंडिया में हर इंसान एक बेटर लाइफ जीना चाहता है। वो उस बेटर लाइफ के लिए खुद या अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दिलाता है और फिर ये उम्मीद की जाती है कि उस हायर एजुकेशन की बदौलत उन्हें एक बेटर लाइफ मिलेगी। लेकिन असल में होता यह है कि वो हायर एजुकेशन एक ट्रैप की तरह होती है। या तो उसकी मदद से लोगों को बेहतर नौकरी मिल जाती है या फिर वो बेहतर नौकरी का इंतजार ही करते रह जाते हैं। हायर एजुकेशन के बाद कोई भी इंसान ब्लू कॉलर की जॉब करने के लिए तैयार नहीं होता। वो इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता कि वो क्लरिकल काम करे या फिर कॉल सेंटर में जॉब करे। लेकिन दोस्तों, हाइपोक्रिटिकल पॉइंट तब सामने आता है जब जिस काम को वो प्राइवेट फर्म के लिए नहीं करना चाहते, उस काम को वो गवर्नमेंट के लिए करना पसंद करते हैं। जैसे IIT बॉम्बे से ग्रेजुएट हुआ स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी को ज्वाइन करने वाला है, सिर्फ इसलिए ताकि उसे सेफ जॉब मिल सके। अगर अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा कारण स्किल सेट है, तो उससे भी बड़ा कारण है माइंडसेट। लोग आज भी कॉलोनियल माइंडसेट में जी रहे हैं। इसका प्राइम एग्जांपल है लोगों का अमीर इंसान का परसेप्शन। जब भी किसी इंसान से पूछा जाता है कि उसकी नजरों में सक्सेसफुल इंसान की क्या इमेज बनती है, तब वो साफ साफ कहते हैं कि कोई ऐसा इंसान जो कि बढ़िया से ऑफिस में बैठता है, कंप्यूटर पर काम करता है और महंगी गाड़ियों में घूमता है, यानी कि मिला जुलाकर कॉर्पोरेट जॉब। लेकिन दोस्तों, सोसाइटी में रिच तो वो भी हो सकता है जिसके पास गैराज है या वो इंसान जो बेकरी में शेफ है। रिच इनमें से कोई भी हो सकता है, लेकिन लोगों के माइंडसेट के हिसाब से रिच सिर्फ उसी को माना जाएगा जो कि AC में बैठकर कॉर्पोरेट जॉब करता हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये दोनों पॉइंट्स तो ठीक हैं, लेकिन क्या गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है? इसका जवाब है नहीं। गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी भी अनएम्प्लॉयमेंट के प्रति उतनी ही है जितनी लोगों की है। ऐसे इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास सरकारी नौकरियां हैं और वो लोगों को दे नहीं रहे। वो चाहकर भी पूरे इंडिया को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। इंडियन गवर्नमेंट के पास सिर्फ 40 लाख लोगों की जगह है और उसमें से भी 30 लाख पोजीशन भरी हुई है। इंडिया के हर स्टेट गवर्नमेंट में मौजूद जॉब्स को जोड़ लें तो तकरीबन 1 करोड़ जॉब्स, और यानी कि टोटल 1 करोड़ 40 लाख नौकरियां सरकार के पास हैं, जिसमें से 1 करोड़ से ज्यादा पद भरे हुए हैं। तो दोस्तों, अगर गवर्नमेंट उन 40 लाख पदों को भर भी दे, तब भी भारत की एक बड़ी आबादी बेरोजगार रहने वाली है। हालांकि गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी ये भी होती है कि वो जॉब्स प्रोड्यूस करने में लोगों की मदद करे, जैसे बिजनेस करना लोगों के लिए आसान कर दे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने में आसानी पैदा कर दे, और इस तरह से जॉब्स प्रोड्यूस होने लगेंगी। दोस्तों, साल 1947 से 1967 तक जो बेरोजगारी दर कम हुई थी, उसका कारण ही यही था कि उस समय देश में औद्योगिकरण चल रहा था। अब उस तरह का औद्योगिकरण काफी कम हो चुका है। कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज ने इंडिया को छोड़ दिया है और कई सारी छोड़ने का प्लान बना चुकी हैं। अगर इसका कारण ढूंढने जाएंगे तो आपको नजर आएंगे एक्सेस टैक्सेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंक में इंडिया 63rd नंबर पर है। कजाकिस्तान जैसे देश भी भारत से ऊपर है। और दोस्तों, इसका सीधा सा मतलब है कि जब कंपनियों के पास दुनिया में 62 टॉप के देश होंगे, तब 63वां नंबर तो बाकी के 62 के बाद ही आएगा। इंडिया में बेरोजगारी का ये एक बड़ा कारण है और आने वाले कई सालों तक जब तक इस तरह का टैक्स सिस्टम बना रहेगा, इंडिया को इसी तरह से पिछड़ना पड़ेगा और MNCs देश छोड़ती रहेंगी। लेकिन क्या सरकार की गलती सिर्फ यही खत्म हो जाती है कि वो देश में एक सही बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं? नहीं दोस्तों, अभी एक पॉइंट और है जिस पर गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी मानी जाएगी। हालांकि वो आज तक की जितनी भी सरकारें आई, उनका कलेक्टिव फेलियर है। इस हेडलाइन को एक बार फिर से देखिए। IIT बॉम्बे का स्टूडेंट रेलवे ग्रुप D की जॉब करने जा रहा है ताकि उसे जॉब सिक्योरिटी मिल पाए। अब ये कह सकते हैं कि उस लड़के का माइंडसेट ठीक नहीं है, लेकिन दोस्तों, समस्या ये भी है कि जॉब सिक्योरिटी हमारे देश में एक बड़ा मुद्दा है। 1 लाख से ज्यादा लोग अपनी नौकरियां पिछले साल खो चुके हैं और ये सिर्फ टेक की बात है। बाकी की फील्ड्स में क्या हुआ होगा? जब भी रिसेशन आता है तब फर्क दुनिया के हर देश पर पड़ता है, लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स इंडियन पॉपुलेशन पर बहुत ज्यादा देखा जाता है। इन सब पॉइंट्स को देखने के बाद तो यही कहा जा सकता है कि इंडियन लोगों का माइंडसेट तो समस्या है ही, लेकिन इस तरह का माइंडसेट कैसे बना, ये भी एक समस्या है और जिस पर हमें और आपको बड़े ही तरीके से बैठकर विचार करना होगा। वैसे दोस्तों, इन सारी प्रॉब्लम्स के कई सोल्यूशन भी हैं। क्या आप उन्हें जानना चाहते हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।